नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर शेख रज़िया शहनाज, हिंदी विभाग बहर्जी स्मारक महाविद्यालय बसमत, ज़िला हिंगोली, महाराष्ट्र से। आज हम बीए तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अनुसार हमने पिछली कक्षा में आलोचना का स्वरूप और आलोचना की परिभाषाएं देखी है और आज हम आलोचक के गुण देखने वाले हैं। आलोचक के गुण, जिस तरह से एक कविता लिखने वाले को कवि कहा जाता है, कहानी लिखने वाले को साहित्यकार कहा जाता है, उपन्यास लिखने वाले को उपन्यासकार, नाटक लिखने वाले को नाटककार, वैसे आलोचना करने वाले को आलोचक, आलोचना लिखने वाले को आलोचक कहा जाता है। और आलोचक के अंतर्गत एक कैसे अच्छे गुण होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, कौन कौन से गुण विशेष होने चाहिए, तो हर इंसान के अंदर में खूबी होना ज़रूरी है। जैसे कि गुण को लेकर कहा गया है, गुणाः सर्वत्र पूज्यते, यानी कि जिस इंसान में अच्छे गुण हैं उसको अपने आप समाज में सम्मान मिलता है, लोग उसका सम्मान करते हैं, उसको पूजते हैं। पूजने का मतलब है सम्मान मिलना, मान सम्मान मिलना। वैसे ही एक अच्छे आलोचक के लिए यहाँ पर सम्मान मिलता है। आलोचक का एक पहचान होती है कि उसके अंदर जो गुण हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आलोचक के गुण होने चाहिए। तो सर्वत्र गुणाः सर्वत्र पूज्यते, यानी कि एक आलोचक में भी एक अच्छे गुण होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य करता हो, उससे में उस क्षेत्र के अनुरूप गुणों का होना आवश्यक है। चाहे वो लेखक हो, कवि हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र में काम करता हो, उस काम को लेकर उसके अंदर गुण विशेष होना ज़रूरी है, तभी वो उस काम कार्य को या उस काम को न्याय दे सकता है। यानी कि एक शिक्षक हम बनना चाह रहे हैं तो एक कुशल शिक्षक के, एक अच्छे शिक्षक के सारे गुण उस व्यक्ति में होने चाहिए, तभी वो अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को, यानी कि बुद्धि दान देकर या फिर हर एक चीज़ से उन्हें अवगत कराकर उनके भविष्य को संवार सकता है, सजा सकता है। तो वैसे ही किसी भी क्षेत्र में हम जब कार्य करने के लिए हम सोचते हैं तो उस क्षेत्र से संबंधित सारी जानकारी, उसकी अच्छाइयाँ हमको पता होना चाहिए। वैसे ही जब हम कोई आलोचक बनते हैं, लेखक तो बन जाते हैं लेकिन आलोचक बनना कठिन काम है। तो किसी रचना का हम आलोचना कर रहे हैं तो उस रचना के आलोचना करने के लिए उस आलोचक में गुण विशेष होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आलोचक के अंतर्गत कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि गुण विशेष के अंतर्गत यहाँ ये रसिकता है, सहृदयता है, प्रतिभा पांडित्य है, निष्पक्षता है, वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक वृत्ति है, अभिव्यक्ति की क्षमता है, अनुभूति का शील और व्यापक विश्व व्यापार ग्रहण की क्षमता। इस तरह से हम देखते हैं कि एक आलोचक के अंतर्गत, कुशल आलोचक के अंतर्गत ये सारी खूबियों का होना, इन सभी गुणों का होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर एक एक विशेषता को लेकर हम अब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये है रसिकता। रसिकता से तात्पर्य है रुचि, कि आलोचक में पुस्तकों को पढ़ने की रुचि होनी चाहिए। जब तक उसके अंतर्गत पढ़ने में, उसके हृदय में रुचि नहीं रहेगी, तब तक उस कृति के साथ वो न्याय नहीं कर सकता जिस कृति की वो आलोचना कर रहा है। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि आलोचक सर्वप्रथम रसिक हो, उसे साहित्य पढ़ने में रुचि होनी चाहिए। अगर आलोचक किसी भी कृति को रस लेकर पढ़ेगा तो ही उस रचना के गुण दोषों की वो चर्चा कर सकता है। विद्वानों का मानना है कि नीरस आलोचक कभी अच्छा आलोचक नहीं बन सकता। नीरस का मतलब होता है जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके अंदर पढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है, तो वो कभी एक अच्छा आलोचक नहीं बन सकता। नीरस आलोचक, जिसके मन में रस ही नहीं। इसलिए रसिकता का होना आलोचक के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त है कि
रसिकता होना एक आलोचक में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई इंसान बहुत निर्दयी होता है तो हम उसको पत्थर दिल कहते हैं। उसके सामने कितना भी हम अपना दुखड़ा रो, अपनी दुख की बात बताओ, उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मन ही कैसा है, पत्थर, इसलिए उसको पत्थर दिल कहा जाता है। वैसे ही अगर से नीरस आलोचक हो तो उस कितनी भी अच्छी कृति पढ़कर वो आलोचना करने लगे तो उसके अंदर वो गुण विशेषता या फिर उस रचना के लिए वो न्याय नहीं कर सकता। इसलिए आलोचक के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहली शर्त ये है कि वो रसिक हो, यानी कि पढ़ने में उसको एक आनंद आए। कोई रचना पढ़ने में तभी उसको वो मन लगा कर पढ़ेगा, और मन लगा कर पढ़ेगा तो अच्छी तरह से समझेगा, और अच्छी तरह से समझेगा तो ही उस पर कुछ लिख सकेगा। तो ये हो गई है, हम देखते हैं पहली आलोचक का गुण। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा आलोचक का गुण क्या है, सहृदयता। सहृदयता का मतलब होता है कि एक हो जाना, भावनाओं से एक हो जाना, तादाद में हो जाना। जैसे कि हम कोई पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखते समय वो पटल पर, स्क्रीन पर जो भी दृश्य चढ़ा है उससे हम एक रूप हो जाते हैं। वहाँ पर कोई करुण दृश्य चढ़ा हो तो हमारे आँखों में नमी आ जाती है। वहाँ पर हास्य व्यंग से जुड़ा हुआ कोई घटना चल रही है, कॉमेडी, तो हम हंसने लगते हैं, तो उस घटना से हम एक रूप हो जाते हैं। वैसे ही आलोचक को चाहिए कि जब वो किसी कृति की आलोचना कर रहा है तो उसको पढ़ते समय वो सहृदय हो, यानी कि सहृदय का होना ज़रूरी है। सहृदयता आलोचक का आवश्यक गुण है, क्योंकि भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना सहृदय हुए काव्य का रसास्वादन नहीं कर सकता। यानी कि मन ही हमारा सहृदय नहीं है तो हम किसी चीज़ का आनंद नहीं ले सकते। काव्य हम पढ़ रहे हैं और हमारा मन में रस ही नहीं है, सहृदय ही नहीं है, तो फिर वो काव्य सा हमको कोई उससे प्रेरणा नहीं मिलती, कोई उससे सीख नहीं मिलती। तो जो हम भाव कविता में पढ़ रहे हैं उस भाव से हम एक रूप होना बहुत ज़रूरी है। मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने एसे इन क्रिटिसिज्म नामक ग्रंथ में आलोचक के कर्तव्य को बताया है। एक आलोचक के कर्तव्य की ओर उन्होंने संकेत किया है। उनके मतानुसार आलोचक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वस्तु को वास्तविक रूप से देखना, यानी कि जो विषय वस्तु है, जो रचना का हम आलोचना कर रहे हैं उसको पहले वास्तविक रूप से समझे, और ये सब सहृदयता से ही संभव है। कि जिसका मन सहृदय, कि दुख से दुख को समझना, यानी कि घायल की गति घायल जाने, ऐसा हम मीरा के पदों में देखते हैं। मीरा कहती है कि घायल की गति घायल जाने, यानी कि दूसरे का दुख एक दुखियारा व्यक्ति ही समझ सकता है, कि एक दुखी व्यक्ति ही दूसरे के दुख को समझ सकता है। वैसे ही एक सहृदय व्यक्ति ही अच्छी आलोचना कर सकता है। यहाँ कवि दिनकर जी का एक कथन हम देख रहे हैं, तो कथन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर यह है तो कवि दिनकर का, कि समालोचक में कविवत भावुकता, चिंतन की कोमलता, भावनाओं की प्रवणता और रसग्रहिता होनी चाहिए, अन्यथा वो मनोदशाओं के धूमिल विश्व में पहुंच नहीं सकता। इसमें कविता की सृष्टि की जाती है, यानी कि इसमें कविता की सृष्टि की जाती है। ये बात यहाँ पर दिनकर जी कहते हैं कि समालोचक, यानी कि आलोचक कैसा होना चाहिए, कि जिस कविता की वो आलोचना कर रहा है तो मूल कवि ने जो भावनाओं को महसूस करके उसने कविता लिखी है वैसे ही भाव उस समालोचक में हो, उस आलोचक में हो। चिंतन की कोमलता, यानी कि हर तरह का ज्ञान, और वो बहुत ही सहजता से कहने वाला। भाव की प्रवणता, यानी कि जितने भाव है वो भाव सारे उस आलोचक में हो जो कि मूल कवि के अंतर्गत है। और रस ग्रहिता होनी चाहिए, कि जो मूल कृति पढ़कर हम रस ग्रहण करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, वही आलोचक भी वो आनंद को महसूस करे। नहीं तो फिर क्या होता है, उस मनोदशा को एक धूमिल विश्व में, यानी कि अस्पष्ट, जहाँ पर अस्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, ऐसी विश्व में आलोचक पहुँच जाता है। इसलिए आलोचक जो कह रहा है पढ़ने वाला पाठक भी समझ नहीं पाता। इसलिए बहुत ही
यानी कि रस ग्रहिता के साथ मूल रचना को पढ़ना और समझना और मूल रचनाकार के उद्देश्य को समझना ज़रूरी है, तो जिसमें कविता की सृष्टि की जाती है। यानी कि मूल कवि ने क्या कहा है वही आलोचक उसको स्पष्ट करता है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी जो गुण विशेषता है। तीसरी विशेषता है यहाँ पर हम देखते हैं तीसरी विशेषता में तीसरी विशेषता आ जाती है यहाँ पर प्रतिभा पांडित्य। प्रतिभा पांडित्य, तो एक आलोचक में प्रतिभा का गुण होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक आलोचक में, कुशल आलोचक में प्रतिभा पांडित्य का होना बहुत ज़रूरी है। काव्यानुशासन ग्रंथ में हेमचंद्र ने लिखा है। काव्यानुशासन ये ग्रंथ जो है ये हेमचंद्र जी का लिखा हुआ है, जो काव्य से संबंधित है। वे कहते हैं काव्य का मूल स्रोत प्राप्त हो सकती है, काव्य का मूल स्रोत प्राप्त हो सकती है। इस आधार पर अच्छे आलोचक के लिए पांडित्य की आवश्यकता होती है। आलोचक में संबंध विषय को समझने और समझाने की पूर्ण क्षमता होनी चाहिए, तभी वो मूल रचना की समीक्षा करते समय न्याय दे पाएगा। नाना विषयों का ज्ञान होना उसके लिए ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिभा पांडित्य यानी कि एक कौशल्य गुण वहाँ पर होना चाहिए। जैसे कि हमने शब्द शक्ति में देखा है, ये काव्य के हेतुओं में देखा है कि काव्य के हेतु में सबसे पहले हेतु कौन सा है? प्रतिभा, फिर व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो एक आलोचक में भी प्रतिभा के गुण है, उसको वो प्रतिभा के गुण होना ज़रूरी है। कि एक लेखक में जैसे प्रतिभा के गुण होना ज़रूरी है, तो लेखक ही आलोचक होता है, तो उसमें प्रतिभा का गुण होना ज़रूरी है। तो कैसे ज़रूरी है? तो हेमचंद्र जी ने यहाँ पर अपनी काव्यानुशासन का ग्रंथ में कहा है, काव्य का मूल स्रोत यानी कि क्या है? स्रोत प्राप्ति को होना। इस आधार पर एक अच्छे आलोचक के लिए पांडित्य की आवश्यकता होती है। पांडित्य का मतलब होता है अनेक विषयों का ज्ञान, विभिन्न विषयों का ज्ञान होना ज़रूरी है। जैसे कि हम कोई कवि हिंदी का कवि है तो सिर्फ हिंदी का ही ज्ञान हो ऐसा ज़रूरी नहीं, उसको नाना विषयों के बारे में, उसको गणित जैसे विषय का भी ज्ञान होना ज़रूरी है, अंग्रेज़ी भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, भूगोल का भी, इतिहास का भी, अपने राज्य शास्त्र का भी, अर्थशास्त्र का, यानी कि पता नहीं कब कौन सा शब्द उस मूल पुस्तक में आ जाए अनुवाद करते समय, और उस मूल पुस्तक में जो शब्द मूल लेखक ने प्रयोग किया है उसका संदर्भ या फिर उसका अर्थ आलोचक को समझ में आना चाहिए। तो मूल लेखक पता नहीं किसी भी भाषा का शब्द वहाँ पर ले सकता है, किसी भी संदर्भ को वहाँ पर रख सकता है, तो उस संदर्भ को समझ में इस आलोचक को आना चाहिए ताकि वो अपनी आलोचना करते समय पाठकों को भी वो अच्छी तरह से समझा सके। इसलिए हर क्षेत्र का ज्ञान होना उस आलोचक को ज़रूरी है। एक से अनेक भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है, एक ही भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी नहीं है, अनेक भाषाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आलोचक को अपने संबंध में विषय को समझने एवं समझाने में पूर्ण क्षमता होनी चाहिए, तभी वो मूल रचना की समीक्षा करने में न्याय दे सकता है। यानी कि आलोचक को जिस रचना के बारे में वो आलोचना कर रहा है उससे भी संबंधित विषय की जानकारी होनी चाहिए और अन्य भी विषयों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो उसको खुद समझना है और फिर अपनी आलोचना के माध्यम से पाठकों को समझाना है। तो वो सारे गुण, वो सारी क्षमता प्रतिभा के माध्यम से उसके अंदर होती है और अभ्यास के माध्यम से, व्युत्पत्ति के माध्यम से उसमें होती है। तो ये अच्छे आलोचक के लिए ये प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास जैसे हेतुओं का भी होना ज़रूरी है, नाना विषयों का ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी वो अपने मूल रचना की जब वो आलोचना करता है तो उसके साथ वो न्याय कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि चौथी यहाँ पर उसका गुण विशेष क्या है। तो चौथी गुण विशेषता है निष्पक्षता। आलोचक हमेशा निष्पक्ष हो, हमेशा टाठर हो, हमेशा एक उस पर अटल खड़ा हुआ हो, उसका निर्णय एक अटल रहे
कि भाई घड़ी में ये बदलाव आने वाला उसका निर्णय नहीं होना चाहिए। तो आलोचक किसी पूर्वाग्रह, दुराग्रह या पक्षाग्रह से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो आलोचक के लिए ईर्ष्या, द्वेष जैसे भाव बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि वो किसी रचना की आलोचना कर रहा है और वो मूल लेखक का कोई वो उसका शत्रु है, मूल लेखक से उससे कुछ शत्रुता है, या उससे उसका पूर्वाग्रह है या दुराग्रह है, या फिर वो उस पक्ष से नहीं है, तो मेरे पक्ष का नहीं है, मेरे देश का नहीं है, मेरे गांव का नहीं है, मेरा अपना नहीं है, ये सोचकर उसने अगर से मूल लेखक ने कोई अच्छी रचना लिखी है तो उसकी प्रशंसा करना, उसकी गुणों को बताना ज़रूरी है। तो पक्षपात नहीं करना है, वो निष्पक्ष होकर किसी भी साहित्यिक को अपनी आलोचना का विषय बना सकता है। इस संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि जैसे कि ये परिभाषा है अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, मित्रता के कारण किसी वस्तु की अनुचित प्रशंसा करना विज्ञापन देने के सिवा और कुछ नहीं है। ईर्ष्या, द्वेष अथवा शत्रुभाव से किसी कृति के अमुक दोषाद भावना करना उससे भी बुरा काम है। यानी कि यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि उन्होंने ये पूरी भरी भाषा में क्या कहा है कि मित्रता, अगर से आलोचक किसी रचना की आलोचना कर रहा है और वो मूल लेखक उसका मित्र है, तो उसकी झूठ मूठ में प्रशंसा करना ये एक विज्ञापन देने के, यहाँ पर उन्होंने कहा विज्ञापन देने के बराबर है। और फिर हम देखते हैं विज्ञापन देने के बराबर जाहिराती जिस तरह से दी जाती है कि उसके अंदर गुण विशेषता नहीं भी है तो हम उसकी झूठी मूठी तारीफ करके उसका, जैसे कि हम विज्ञापन कर रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर से वो रचना सचमुच में अच्छी है और हमारी उस मूल लेखक से ईर्ष्या द्वेष भाव है, शत्रुता के भाव है, तो कृति को लेकर हमको आलोचना करते समय द्वेष भाव वहाँ पर नहीं आना चाहिए। ये उससे भी बुरा काम है, यानी कि प्रसिद्धि करने से भी, विज्ञापन देने से भी बुरा काम यहाँ पर किसी का बुरा चाहना या फिर उस रचना में, उस रचना के बारे में गलत सलत लिखना, उसके दोष ही दोष दिखाना, ये गलत काम है। इसलिए यहाँ पर कैसा काम करना है, एक आलोचक को नीर क्षीर विवेक बुद्धि के जैसा काम करना है। तो नीर क्षीर विवेक, नीर का मतलब है पानी और क्षीर का मतलब है दूध। तो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली उसकी बुद्धि क्षमता लेखक की होनी चाहिए। सारस पक्षी जिस तरह से उसके सामने पानी और दूध मिलाकर रख दो और वो उसको कहा जाता है कि वो अपनी चोंच में उसको लेकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, दूध को अलग कर देता है, पानी को अलग कर देता है, वैसे ही रचना जो मूल रचना है उसकी आलोचना करते समय आलोचक को क्या चाहिए कि जो उसमें कहा गया है सच का सच और झूठ का झूठ, यानी कि न्याय बराबर करना है, गुण का गुण और दोष का दोष वहाँ पर बताना है। नीर क्षीर विवेक बुद्धि से काम लेकर ये क्षमता एक अच्छे आलोचक में होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि पांचवी विशेषता है वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक वृत्ति। वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक वृत्ति, यानी कि विज्ञान की भी जानकारी एक आलोचक को होनी चाहिए, और मनोविश्लेषण, मनोविज्ञान, यानी कि इंसान की, लेखक की या मूल रचनाकार की मानसिकता को भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि अब उदाहरण के तौर पर हम एक मानसिकता कैसी समझ सकते हैं, मनोवैज्ञानिकता की वृत्ति। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे बंटवारे के समय के ऊपर आधारित कोई कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास जैसा है, आधा गांव है और कितने पाकिस्तान है, या फिर हम देखते हैं कि जिस लाहौर नहीं देखा वो असगर वजह जी का वो जमे आई नहीं, जिस लाहौर नहीं देखा वो जमे आई नहीं। ये नाटक को जब पढ़ते हैं तो हमको उस समय की लोगों की मानसिकता की, जब बंटवारे के समय लोग किस तरह से उनकी मानसिकता हो गई थी कि हिंदू लोग जो है मुस्लिम को किस तरह से शत्रु की दृष्टि से देख रहे हैं, या फिर मुस्लिम लोग जो किस तरह से हिंदू को शत्रु की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि उस समय का समय ही वैसा था कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई है कि एक दूसरे को बस शक की नज़र से देखना। तो ये शक की नज़र से, क्योंकि वो मानसिकता वैसी हो गई थी कि लोगों ने किस तरह से हिंदुओं पर और मुसलमानों पर अन्याय किया है, तो ये बात हो जाती है मानसिकता। तो वो लिखने वाला
एक जो मूल लेखक है उस समय में अगर से वो है बंटवारे के समय, तो उसकी उस समय की मानसिकता क्या होगी उसको ध्यान में रखना है, ना कि आलोचक को ये ध्यान में रखना है कि आज की स्थिति को देखते हुए कि अरे ये इसको शक से देख रहे हैं, उसको शक से देख रहे हैं, क्योंकि उस समय की इंसान की मानसिकता क्या थी। तो ये मनोविश्लेषण वृत्ति। या फिर हम देखते हैं कि एक बालक को लेकर हम मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी देखते हैं, ईदगाह। ईदगाह कहानी में हम देखते हैं कि एक हमीद जैसे छोटे से बालक की मानसिकता क्या होती है, उसकी मनोवैज्ञानिकता को समझना कि उसके मन पर क्या गुजर रही है। कि जब वो एक मेले में जाता है और सब बच्चे मिठाई खा रहे हैं, पैसों से खिलौने खरीद रहे हैं, और एक छोटा सा बालक अपनी दादी माँ की दी हुई चवन्नी जो है अपने पास रखे हुए है, वो बार बार उस चवन्नी को निकालता है और फिर अपनी जेब में रख देता है, और कोई चीज़ उस पैसे को खर्च करके लेता नहीं है, ना ही मिठाई वगैरह खाता है, और अंत में वो उस पैसे से अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है कि अपनी दादी के हाथ न जल जाए। तो ये उसकी मानसिकता कि वो किस परिस्थिति से गुजरता है, गरीबी की परिस्थिति से गुजरता है, उसको उस पैसे का मोल पता है। और जो बच्चे धड़ाधड़ पैसे से मिठाई खरीद रहे हैं, खिलौने खरीद रहे हैं, उनको उस पैसे से कोई लगाव नहीं है, पैसे का मोल उनको पता नहीं है जितना हमीद को पैसे का मोल है। तो ये मनोदशा समझना ज़रूरी है, तभी हम आलोचना उस कृति के बारे में हम करते हैं। जैसे कि ईदगाह कहानी की हमको आलोचना करनी है तो हमको उस बच्चे की जगह पर खुद को रखना है कि हम उस वो बच्चे की मानसिकता क्या है। एक तो वो गरीब है, एक तो वो छोटा है, और एक तो उसके घर में खाने को अन्न का दाना नहीं है, तो उस बच्चे की मानसिकता क्या हो सकती है। फिर भी वो अपनी दादी के बारे में सोचता है, तो ये बहुत बड़ी यानी कि ऐसी सोच है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से यानी कि ये मनोवैज्ञानिक वृत्ति। तो यहाँ पर हम देखते हैं वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक ज्ञान आज की आलोचना के लिए आवश्यक उपादान है, आधार है। यानी कि पाश्चात्य आलोचकों ने इस विषय पर अधिक बल दिया है। वैज्ञानिकता के अर्थ है विषय वस्तु का निष्पक्ष भाव से विश्लेषण करना, यानी कि प्रमाणित करना। वैज्ञानिक मतलब में प्रमाणित करना, उसको उस भाव को निष्पक्ष भाव से सामने रखना, और तभी तो आलोचक सच्चाई और निष्पक्षता के साथ समीक्षा कर सकता है। वैज्ञानिक के साथ साथ मनोविज्ञान भी आलोचक के लिए नितांत आवश्यक है। यानी कि विज्ञान का सहारा प्रमाणित तो करना ही है, लेकिन उसके मन को भी समझना ज़रूरी है, लेखक के मन को। और लेखक के रचना में जो पात्र है, उन पात्रों के माध्यम से, उस कथानक के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, उसका कहने के पीछे का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, कारण क्या है, ये आलोचक को समझना ज़रूरी है। तो हडसन के मतानुसार, पाश्चात्य विद्वान हडसन ने कहा है, आलोचना का मुख्य कार्य आनंद और प्रेरणा प्रदान करना है। तो आलोचना का मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहले तो रस की प्राप्ति कराना, आनंद की प्राप्ति कराना, और साथ ही साथ प्रेरणा प्रदान करना, यानी कि उद्देश्य, सीख, सबक देना उस आलोचना के माध्यम से। तो तभी वो सब कर सकता है जब उसे मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान। एक अच्छा आलोचक यानी कि उस कृति के साथ तभी न्याय कर सकता है जब वो मनोविज्ञान के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। सूक्ष्म अति सूक्ष्म अभिव्यक्ति वो तभी जब तक नहीं होगी तब तक आलोचक का मन मानव मन में ना प्रेरणा प्रदान कर सकता है ना आनंद। यानी कि उसके अंदर मनोविश्लेषण के भाव होंगे तो ही वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म अभिव्यक्ति को भी न्याय दे सकता है और मानव मन में प्रेरणा पैदा कर सकता है, प्रदान कर सकता है। ये आलोचक के अच्छे गुण में से एक माना गया है कि मनोवैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक वृत्ति का होना। उसके बाद हम देखते हैं छठा गुण यानी कि आलोचक का क्या है? अभिव्यक्ति की क्षमता। एक अच्छे आलोचक में अपने कथन को स्पष्ट, सरल एवं मधुर ढंग से करने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति के कौशल्य के लिए उसके पास दो बातों की आवश्यकता होनी चाहिए। एक तो उसका भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, अभूतपूर्व अधिकार हो, और उपर्युक्त शब्दावली का प्रयोग हो जिसमें वो सुबोध और सरल शब्दों को, विषय को सहज अभिव्यक्ति कर सके। ये क्षमता उसमें होनी चाहिए। यानी कि अभिव्यक्ति की क्षमता कि जब आलोचक मूल कृति की आलोचना कर रहा है, और मूल कृति हो सकती है क्लिष्ट शब्दावली हो, यानी कि तत्सम शब्दावली में लिखा हुआ अगर से कोई रचना हो, जैसे कि अब संस्कृत में लिखी हुई कोई रचना है, वाल्मीकि रचित संस्कृत रामायण, तो उसकी अगर से आलोचना करनी है तो उसको हम
आलोचक जो है सरल सुबोध शब्दावली, आज की जो हिंदी की आधुनिक हिंदी है उसको सहजता से उसका बोध हो सके, ऐसे शब्दावली में उसकी आलोचना करे, तभी पाठकों को वो समझ में आएगी, वरना संस्कृत हर किसी के समझने की बस की बात नहीं है। तो एक अच्छे आलोचक को चाहिए कि जहाँ पर तत्सम शब्दावली, जैसे कि अभी हम देखते हैं कई ऐसे हमारे हिंदी में साहित्यकार है जो यानी कि कठिन शब्दावली या फिर तत्सम शब्दावली का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, तो जिसमें हिंदी एकदम शुद्ध और संस्कृत मिश्रित है, तो उसकी आलोचना करना है तो उसको सुबोध ढंग से और सहज तरह से उसकी अभिव्यक्ति हो, यानी कि पढ़ने वाले को वो अच्छी तरह से समझ में आए। एक शिक्षक के लिए भी वैसे ही है कि जब हम कक्षा में जाते हैं और सभी बच्चों की बुद्धि का स्तर एक जैसा नहीं होता, किसी की बुद्धि क्षमता ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, हर बच्चे की बुद्धि क्षमता अलग अलग होती है। तो शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में जब हम कोई पाठ पढ़ाते हैं उसके बारे में समझाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही कठिन उदाहरण देने चाहिए, ऐसे शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए वो बच्चों को सहजता से बोध हो सके। ऐसे उदाहरण देने चाहिए कि हमारे आसपास में हर दिन जो हो रहे हैं बच्चे सहजता से उसको समझ सके, ना कि ऐसे उदाहरण दे कि बच्चे ने कभी उस चीज़ को देखा ना सुना ना समझा। जैसे कि अब हम कहते हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं, तो हम सफ़र कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो हम बच्चे को ऐसे सफ़र की यात्रा बताएंगे जो उसने भी की हो, जैसे कि वो किसी बस में जा रहा हो, वो किसी रेल में जा रहा हो, किसी ऑटो में वो जा रहा है, हम उसको प्लेन का अनुभव कराएंगे तो वो कभी प्लेन में बैठा ही नहीं, एरोप्लेन में कभी विमान में बैठा ही नहीं, और हम वो अनुभव उसके सामने बता रहे हैं, वैसा उसको हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तो वो अनुभव उसने कभी किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि एरोप्लेन लैंड कैसा हो रहा है, उड़ान कैसी भर रहा है, वहाँ का एयरपोर्ट कैसा होता है। उसने रेलवे स्टेशन देखा है, बस स्टॉप देखा है, उसने एयरपोर्ट कभी देखा ही नहीं, तो वो वहाँ के बारे में क्या जानेगा। तो ऐसी अभिव्यक्ति यानी कि ऐसे उदाहरण देकर बच्चों को समझाया जाए जिससे सहजता से बच्चे समझ सके। वैसे ही आलोचक को भी चाहिए कि जब कोई कृति कठिन है उसको समझाना ऐसा है कि सहजता से वो पाठकों को समझ में आए, सहजता से बोध हो सके। इसलिए वो कुशलता, अभिव्यक्ति की कुशलता एक आलोचक में होनी चाहिए, ना कि मूल कृति की लेखक में हो। मूल कृतिकार ने तो यानी कि तत्सम शब्द में लिख दिया, लेकिन आलोचक को चाहिए कि वो भी अगर से तत्सम शब्द में ही आलोचना करेगा तो फिर किसी को समझ में आएगा नहीं। तो आलोचक जो है सरल सुबोध और यानी कि सहजता से समझ में आने वाली भाषा शैली का वो प्रयोग कर सके जिसमें वो अभिव्यक्ति अच्छी कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं सातवीं गुण कौशल, यानी कि आलोचक का गुण क्या है, सातवां और महत्वपूर्ण है अनुभूत का शील एवं व्यापक विश्व व्यापार ग्रहण क्षमता। किसी भी अच्छे आलोचक में ये गुण अनिवार्य है क्योंकि उसमें व्यापक व्यापार ग्रहण की करने की क्षमता हो, दुनिया भर की हर एक चीज़ की जानकारी उसको पता हो, संसार भर की, विश्व भर की। यदि उसमें अनुभूति का शील नहीं है तो वो आलोचना करना या फिर आलोचना को वो सीमित रूप में ही उसकी आलोचना कर सकता है। विश्व के क्रियाकलापों के ग्रहण करने में पूर्ण रूप से वो सक्षम नहीं है तो वो किसी भी कृति का, कलाकृति का ठीक तरह से उसके साथ न्याय नहीं कर पाएगा, उसकी आलोचना ठीक तरह से नहीं कर सकेगा। इसलिए आलोचक को चाहिए कि दुनिया भर के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हो, दुनिया भर में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो चल रहा है, जो घटित हो गया है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों यानी कि काल के बारे में जानकारी उसको हो कि विश्व में क्या घटित हुआ था, क्या घटित होने जा रहा है, क्या घट रहा है, क्या ये सारी जानकारी, कहीं पर भी कुछ ऐसा संदर्भ आता है तो वो उसको पूरी तरह से न्याय दे सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विश्व व्यापार ग्रहण क्षमता की, दुनिया भर के जानकारी अगर से उसकी होगी, विश्व की जानकारी होगी तो विश्व के किसी भी ग्रंथ के आलोचना करते समय वो उसको अच्छी तरह से न्याय दे सकता है।
तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक कुशल आलोचक के लिए, एक कुशल समीक्षक या कुशल समालोचक के लिए ये निम्न गुणों का होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, तभी वो एक अच्छा आलोचक कहला सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आलोचना का, पिछले कक्षा में आलोचना का स्वरूप परिभाषा देखी है, और आज हम जो है ये आलोचक के गुण देखे हैं कि आलोचक के गुण जो है किस तरह से है। तो आलोचक के गुण जो है रसिकता है, और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं आलोचक के कैसे कैसे गुण हैं। तो एक है रसिकता, दूसरा है सहृदयता, तीसरा है प्रतिभा पांडित्य, चौथा है निष्पक्षता, पांचवा है वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक वृत्ति, और छठा है अभिव्यक्ति की क्षमता, और सातवां है अनुभूति का शील एवं व्यापक विश्व व्यापार ग्रहण की क्षमता। तो इस तरह से हम आलोचना और आलोचक के यहाँ पर गुण हमने देखे हैं। तो आप लोगों ने मेरे इस